तो आज जो टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग उसका नाम है डीएनए मेथाइलेशन एंड जीन रेगुलेशन। तो डीएनए मेथाइलेशन की वजह से जीन का एक्सप्रेशन कैसे रेगुलेट होता है इसी के बारे में डिस्कस करेंगे आज हम लोग। तो अगर यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स में जो मेथाइलेशन होता है वो किस साइट पे होता है मेनली? एक्चुअली में जीन रेगुलेशन के लिए जो मेथाइलेशन होता है यूकैरियोट में वो होता है मेनली एट CpG। साइटोसिन हाँ कहाँ आइलैंड। हाँ CpG, बस अभी स्टार्ट ही किए हैं, ठीक है। CpG, तो अब CpG आइलैंड का भी कॉन्सेप्ट हम अभी डिस्कस करेंगे। तो इसमें ये तो हमको मालूम है, ये हो गया साइटोसिन और ये हो गया गुआनिन और ये क्या हो गया, दिस इज द फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो उसको P से रिप्रेजेंट कर देते हैं, यानी कि C और G के बीच में जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है। तो इस तरीके से मिथाइलेशन साइट्स जो होती हैं ये यही होती हैं। अब इसमें स्पेशली जो है कौन सा रेसिड्यू मिथाइलेट होता है, तो ये साइटोसिन जो है वो मिथाइलेट होता है और इसको मिथाइलेट करने के लिए मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम का इस्तेमाल होता है। तो इसको सिंपली हम अगर एक डायग्राम से शेयर कर दें तो क्लियर हो जाएगा। इधर चला गया दिस, लाइक दिस। तो इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाला जो इलाका है, इलाका कह रहे हैं, ये जो बेस है ये क्या है, ये बेस है हमारा साइटोसिन, दिस इज। और जब मिथाइल ट्रांसफेरेज इसके ऊपर एक्ट करता है तो ये इस साइटोसिन को किस में कन्वर्ट कर देता है, 5 मिथाइल साइटोसिन में। तो ये पांचवी पोजीशन और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप आके अटैच हो गया है। तो इस तरीके से साइटोसिन बेस जो है वो मिथाइलेट हो गया। अब यूकैरियोट्स की ये बात है। अगर प्रोकैरियोट्स की हम बात करें तो प्रोकैरियोट्स के केस में क्या होता है कि यहाँ पे जो डीएनए मिथाइलेशन होता है या सिंपली हम कहें साइटोसिन मिथाइलेशन, वो रिलेटिवली कम होता है या रेयर होता है एज कंपेयर टू यूकैरियोट्स। और प्रोकैरियोट्स की तो जो हम बात कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं। एक सेकंड, प्रोकैरियोट्स से पहले हम इसको पहले लोअर यूकैरियोट्स की बात कर लें, उसके बाद फिर प्रोकैरियोट्स में भी आएंगे। तो लेट्स राइट इट एज लोअर यूकैरियोट्स। तो यहां पे साइटोसिन मिथाइलेशन जो है वो रिलेटिवली रेयर होता है और कई जगह तो एब्सेंट भी होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम अगर बात करें तो ड्रोसोफिला, इसके बाद सिनोरैप्टाइटिस एलिगेंस, फिशन यीस्ट और बडिंग यीस्ट। कुल मिला के जो कॉमन मॉडल ऑर्गेनिजम्स हैं जिस पे एक्सपेरिमेंटल वर्क किए जाते हैं लगातार, इनमें ये साइटोसिन मिथाइलेशन जो है वो एब्सेंट होता है। तो ये तो लोअर यूकैरियोट की कहानी हो गई। अगर वर्टिब्रेट्स की बात करें जो कि हायर यूकैरियोट्स की कैटेगरी में आते हैं, वर्टिब्रेट्स में क्या होता है कि जो टोटल नंबर ऑफ साइटोसिन बेसेस हैं उनका लगभग 10% जो है वो मिथाइलेटेड होता है। तो 10% ऑफ टोटल साइटोसिन आर मिथाइलेटेड। और यही कहानी अगर हम प्लांट्स की डिस्कस करें
तो प्लांट्स के केस में ये नंबर बढ़ जाता है 30% तक। तो बाकी सारी चीज़ें सेम रहती हैं, यानी कि 100 साइटोसिन अगर हैं तो उसमें से 30 जो है वो प्लांट्स में मिथाइलेटेड होंगे, और अगर वर्टिब्रेट्स की बात करें तो उसमें से 10 जो है वो मिथाइलेटेड होंगे। और सीपीजी साइट की अगर स्पेसिफिकली हम बात करें तो ये सीपीजी साइट्स जो होती हैं दे आर मोस्टली मिथाइलेटेड। इंडिविजुअल साइटोसिन भी मिथाइलेट हो सकते हैं, लेकिन सीपीजी कॉन्फ़िगरेशन में अगर है सी के बाद तुरंत जी आ रहा है तब तो ये मिथाइलेटेड होगा ही होगा। कहां पे? वर्टिब्रेट्स में। एंजाइम इन्वॉल्व है मिथाइल ट्रांसफरेज, ये आपको मालूम है। अब ये जो डीएनए मिथाइलेशन है, साइटोसिन मिथाइलेशन बेसिकली जो हम देख रहे हैं, ये किस तरीके का फिनोमेना या किस तरीके से जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करता है? तो इट इज एन इंपॉर्टेंट हेरिटेबल, ध्यान रखना है, एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन। तो कुल मिला के एपिजेनेटिक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बेस के सीक्वेंस में कोई चेंज नहीं आ रहा है। बेस जो साइटोसिन की पेयरिंग होती है वैसी ही पेयरिंग जो होती है वो मिथाइल साइटोसिन की भी होती, 5 मिथाइल साइटोसिन की भी होती है। तो इसकी बेस पेयरिंग में कोई चेंज नहीं आ रहा है, एपिजेनेटिक है इसलिए। हेरिटेबल है, इसका मतलब कि अगर पेरेंट डीएनए में जिस तरीके का मिथाइलेशन पैटर्न है वैसा ही मिथाइलेशन पैटर्न जो न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड होगा उसमें भी आएगा। तो इसका मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में सेम डीएनए मिथाइलेशन पैटर्न जो है वो ट्रांसमिट होगा। तो ये एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन है, और जाहिर सी बात है ये किस चीज में इन्वॉल्व है? इट इज इन्वॉल्व इन जीन रेगुलेशन। कैसे करता है जीन रेगुलेशन, ये सब हम लोग देखेंगे। और अगर यहाँ पे हम ऊपर ही डिस्कस कर दे रहे हैं, इस चीज को लिख दे रहे हैं, 5 मिथाइल साइटोसिन जो होता है वो भी इट नॉर्मली पेयर्स विथ जी जस्ट लाइक साइटोसिन। तो जैसे साइटोसिन पेयर करता था वैसे ही 5 मिथाइल साइटोसिन भी ग्वानिन से पेयरिंग करेगा विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब ये जो मिथाइल ग्रुप अटैच हुआ है ये कहां पे, इसकी लोकेशन कहां पे होती है? तो मिथाइल ग्रुप जो होता है ये कहां प्रोजेक्ट करता है? इट प्रोजेक्ट्स इनटू द मेजर ग्रुप ऑफ डीएनए। तो कहने का मतलब यह है कि अगर इस तरीके का अरेंजमेंट है डीएनए का लाइक दिस, तो ये मेजर ग्रुप बन रहा है, ये माइनर ग्रुप बन रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो मान सपोज करिए यहाँ पे साइटोसिन बेस्ड है तो इसमें से मिथाइल ग्रुप जो निकलेगा वो यहाँ पे मेजर ग्रुप की तरफ ही प्रेजेंट रहेगा। सो दिस इज मेजर ग्रुप, और इसकी वजह से, इस मिथाइल ग्रुप की वजह से जो बायोफिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है डीएनए मॉलिक्यूल का वो थोड़ा चेंज होता है। तो इट चेंजेस द बायोफिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीएनए। इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे हम देखते थे न्यूक्लियोसोम रीमॉडलिंग के केस में तो थोड़ा लूज होता था तो जीन्स ट्रांसक्राइब करना शुरू करती थी, टाइट होता था हेट्रोक्रोमेटिक रीजन में तो वहाँ पे जीन्स ट्रांसक्राइब नहीं कर पाती थी। तो इसी तरह से ये मिथाइल ग्रुप जो है वो डीएनए का जो हेलिकल स्ट्रक्चर है इसमें कुछ चेंजेस इंड्यूस करता है। अब अगर मिथाइलेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो ये नेक्स्ट पॉइंट में ही ऐड होगा। इसका मतलब ये हो गया कि ऐसे इलाके जीनोम के जो क्या हैं, जो बहुत ज़्यादा मिथाइलेटेड हैं, यानी कि कंटेनिंग हाई नंबर ऑफ मिथाइलेटेड साइटोसिन,
ये कैसे होता है, ये इलाके ये किस तरीके से बिहेव करेंगे, तो दे विल बी ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव। इसका मतलब कि अगर बहुत ज़्यादा मिथाइलेशन है या साइटोसिन ज़्यादा मिथाइलेट हो गया किसी पर्टिकुलर इलाके में जीनोम के, तो वो ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जीन साइलेंसिंग में रोल प्ले कर रहा है, डीएनए मिथाइलेशन। और ये साइलेंसिंग बेसिकली किस वजह से होती है, तो आप इस चीज़ को गेस भी कर सकते हैं कि सच जीन साइलेंसिंग इज ड्यू टू, किस वजह से है, तो इसके दो मेन कारण हैं। पहला तो ये है कि डायरेक्ट इनहिबिशन हो जाए, किसका, डायरेक्ट इनहिबिशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स या ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंडिंग, क्योंकि मिथाइल ग्रुप जो होगा वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को प्रॉपरली अटैच नहीं होने देगा। या दूसरा तरीका जीन साइलेंसिंग का क्या हो सकता है कि बाइंडिंग ऑफ अदर प्रोटीन्स हैविंग MBD। मतलब क्या है MBD का, मिथाइल बाइंडिंग डोमेन विथ डीएनए। तो बात समझ में आ रही है। इसका मतलब क्या हो गया, एक तो तरीका ये है कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड नहीं कर पाएगा बिकॉज ऑफ द मिथाइल ग्रुप। दूसरा तरीका क्या है कि कुछ ऐसी प्रोटीन्स जिनके पास मिथाइल बाइंडिंग डोमेन है वो जाके डीएनए के उस इलाके में जाके जुड़ जाएंगी जहां पे मिथाइलेटेड साइटोसिन होगा। तो इनडायरेक्टली ही कर रही, मतलब फिर इसके बाद ये फर्दर दूसरे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को बाइंड नहीं होने देंगी क्योंकि वहां पे खाली स्पेस नहीं है, ऑक्यूपाइड है ऑलरेडी विद द प्रोटीन्स कंटेनिंग मिथाइल बाइंडिंग डोमेन। तो ठीक है, अब इस चीज को अगर हम समझने की कोशिश करें विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम, तो लेट्स सी। अगर इसमें हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो क्रोमैटिन है, ये क्रोमैटिन कैसा हमको नज़र आ रहा है, ये दूर दूर, मतलब इसमें जो न्यूक्लियोसोम्स हैं ये दूर दूर हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जीन्स कैसी होंगी, स्विच ऑन होंगी, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स वगैरह जो है वो बाइंड कर जाएंगे। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे साइटोसिन्स जो है वो अनमिथाइलेटेड हैं और हिस्टोन्स जो है वो एसिटाइलेटेड हैं। तो ये एसिटाइल ग्रुप ACAC जो लिखा हुआ है, तो ये हम पहले भी इस बारे में डिस्कस हम लोगों ने किया है, लेकिन ये फिर से रेपिटेशन है क्योंकि इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करना है कि अगर एसिटाइल ग्रुप हिस्टोन से अटैच होगा तो जीन स्विच ऑन होंगी या साइटोसिन्स मिथाइलेटेड नहीं होंगे तब। लेकिन अगर मिथाइलेशन हो रहा है, साइटोसिन्स मिथाइलेट हो गए, मिथाइल ग्रुप एसोसिएट हो गया, तो उस केस में जीन्स जो है वो स्विच ऑफ कंडीशन में रहेंगी। तो यहाँ पे क्या हो गया, मिथाइलेटेड साइटोसिन होगा और डी एसिटाइलेटेड हिस्टोन्स, ये कॉम्बिनेशन जो है वो जीन्स को ट्रांसक्राइब नहीं कराएगा। और अगर साइटोसिन्स मिथाइलेटेड नहीं है बट हिस्टोन्स एसिटाइलेटेड हैं तो उस कंडीशन में जीन्स स्विच ऑन रहेंगी। ये याद रखने वाली चीज़ है, ये इस फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन इस पे बन सकते हैं। तो ये बात कर ली हमने। अब इसके बाद आते हैं प्रोकैरियोट्स के केस में, तो या बैक्टीरिया लिखें हम। तो बैक्टीरिया के केस में क्या है कहानी कि यहाँ पे दोनों यानी कि एडेनिन और साइटोसिन कैन बी मिथाइलेटेड प्रोकैरियोट्स के केस में। बैक्टीरिया के केस में जो मिथाइलेशन का फंक्शन है वो क्या है, यहाँ पे मिथाइलेशन जो पर्पस सॉल्व करता है ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। मिथाइलेशन पर्पस है यहाँ पे
to provide protection against its own restriction endonucleases। तो बेसिकली यहाँ पे मिथाइलेशन जो है वो बैक्टीरिया के, एक तरह से हम इम्यून सिस्टम की ही बात कर सकते हैं कि वायरस के डीएनए से वायरस के डीएनए को कट करने के लिए जिन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का ये यूज़ करता है, उससे इसका खुद का डीएनए ना कट जाए, इस चीज़ को बचाने के लिए मिथाइलेशन कर देता है। कहाँ पे? जो रिकॉग्निशन साइट्स हैं। इसको क्या कहते थे? किस तरीके का सिस्टम इसका नाम था? याद है किसी को? ये तो बहुत मोटा हो गया। रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम। क्या हम बताएं हैं इसके बारे में कुछ? जी सर। तो ये रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम में इन्वॉल्व होता है यहाँ पे। अच्छा, इसके अलावा मिथाइलेशन जो है उसका एक और काम है यहाँ पे। मिथाइलेशन पर्पस एक तो हमने ये देख लिया, दूसरा जो काम होता है मिथाइलेशन का वो होता है इम्पॉर्टेंट रोल इन मिसमैच रिपेयर। मिसमैच रिपेयर के दौरान भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे करता होगा? अगर मिसमैच रिपेयर वाला प्रोसेस याद है तो बताओ। या बाद में बता देना। अब देखो, यूकैरियोटिक सेल्स की वापस से अगर हम बात करें तो यूकैरियोटिक सेल्स में दो तरीके के मिथाइलेशन प्रोसेसेस जो हैं, टू टाइप्स ऑफ मिथाइलेशन प्रोसेसेस। कौन कौन से हैं? इन दोनों का नाम क्या है? एक जो मिथाइलेशन प्रोसेस है उसको हम कहते हैं मेंटेनेंस मिथाइलेशन, और दूसरे को हम कहते हैं डी नोवो मिथाइलेशन। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है दोनों का। मेंटेनेंस मिथाइलेशन में बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे जो न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड है डीएनए का, सपोज, अब नहीं, डायग्राम ही शेयर करेंगे, उसी में एक्सप्लेन करेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, बनाने में टाइम लगेगा। लेट मी शेयर। क्या नाम था इसका? यस, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए। मेंटेनेंस मिथाइलेशन में क्या हो रहा है? जैसे डीएनए रेप्लिकेशन हो रही है प्रोसेस, तो ये एक स्ट्रैंड हो गया और ये जो दूसरा स्ट्रैंड हो गया। अब यहाँ पे जहाँ जहाँ पे सी है वहाँ डॉट डॉट लगे हुए हैं, इसका मतलब कि क्या है? ये मिथाइलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ होगा क्या कि ये पेरेंट स्ट्रैंड्स दोनों, ऊपर वाले ये और ये नीचे वाला, पेरेंट में तो मिथाइलेशन है दोनों स्ट्रैंड्स में जहाँ साइटोसिन है। अब जब नया स्ट्रैंड ये सिंथेसाइज हुआ, ये नीचे और ये ऊपर वाला, तो इसमें अभी मिथाइलेशन नहीं है। लेकिन जब मेंटेनेंस मिथाइलेशन की प्रक्रिया हो जाती है, यानी कि आफ्टर अ वाइल जब ये रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नए स्ट्रैंड में भी ये मिथाइल ग्रुप्स जो साइटोसिन पे अटैच हो गए। तो इस तरीके से जो पैटर्न था मिथाइलेशन का डीएनए में, वही पैटर्न जो है आगे फॉलो किया जाता है। तो ये डॉट जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मिथाइल ग्रुप को। लेकिन डी नोवो मिथाइलेशन में तो ये जो ओरिजिनल डीएनए मॉलिक्यूल है इसमें कहीं मिथाइलेशन नहीं है, और बिल्कुल नई साइट्स पे ये मिथाइलेशन जो है वो जब हो जाता है तो उसी को हम कहते हैं डी नोवो मिथाइलेशन। तो यहाँ पे आप ये स्टेटमेंट जो लिखा है वो भी पढ़ सकते हैं। इन केस ऑफ मेंटेनेंस मिथाइलेशन, एडिशन ऑफ मिथाइल ग्रुप्स अकर्स इन अ न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड एट पोजीशंस ऑपोजिट मिथाइलेटेड साइट्स ऑन पेरेंट स्ट्रैंड। तो मेंटेन हो गया।
डी नोवो मिथाइलेशन में क्या होता है, एडिशन ऑफ मिथाइल ग्रुप्स अकर्स एट टोटली न्यू पोजीशंस, तो नई साइट पे, पहले यहाँ कोई मिथाइल ग्रुप नहीं था, अब साइटोसिन पे मिथाइल अटैच हो गए हैं। बस ये दो मेन तरीके हैं। तो अब इसके बाद हम बात करेंगे CpG आइलैंड्स की। तो ये CpG आइलैंड्स क्या हैं, लेट्स डिस्कस। अब देखिए, ये बेसिकली अगर हम CpG अरेंजमेंट की बात करें तो ये जो CpG डाई न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, इनका अरेंजमेंट जीनोम में अगर हम बात करें तो वो अनइवन होता है, यानी कि अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट जीनोम, तितर बितर होके फैले रहते हैं। लेकिन एक चीज और यहां पे समझने वाली है कि अगर वर्टिब्रेट जीनोम की बात करें, वर्टिब्रेट जीनोम, तो यहां पे कहानी क्या है कि यहां जो इनकी फ्रीक्वेंसी है वो रिलेटिवली कम, फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 1/5 ऑफ एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब क्या है कि जैसे CpG डाई न्यूक्लियोटाइड्स, इनका डिस्ट्रीब्यूशन हमने जीनोम में देख लिया, जीनोम का हमको सीक्वेंस पता है, तो जहां जहां पे CG ये पास में रहेंगे तो वहां वहां पे हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये डाई न्यूक्लियोटाइड के फॉर्म में होंगे। तो लेकिन जितनी फ्रीक्वेंसी हम एक्सपेक्ट करते हैं उसकी 1/5 फ्रीक्वेंसी, यानी कि 100 अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं CpG डाइन्यूक्लियोटाइड्स, तो 20 ही नजर आते हैं वर्टिब्रेट जीनोम में। तो ऐसा क्यों होता है, क्यों फ्रीक्वेंसी जो है वो कम हो गई इनके मिलने की? तो इसका रीजन जो होता है वो ये है कि डीएमिनेशन हो जाता है। किसका? ड्यू टू डीएमिनेशन ऑफ 5-मिथाइल साइटोसिन। अब ये अगर 5-मिथाइल साइटोसिन का डीएमिनेशन हुआ तो ये 5-मिथाइल साइटोसिन जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? थाइमीन में। तो यहां हमने क्या लिख दिया, यहां डीएमिनेशन फिर से लिख देते हैं। एमीन ग्रुप अगर 5-मिथाइल साइटोसिन से निकल गया तो ये थाइमीन में कन्वर्ट हो जाएगा। जब थाइमीन में कन्वर्ट हो जाएगा तो जाहिर सी बात है, जब ये साइटोसिन रहा ही नहीं तो फिर वो डाइन्यूक्लियोटाइड कैसे बनेगा? तो इवोल्यूशनरी कोर्स के दौरान ये प्रक्रिया चलती रही, जिसकी वजह से जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है वो कम हो गई। तो ये भी लिख देते हैं, ड्यूरिंग इवोल्यूशन। जीनोम का जब इवोल्यूशन हुआ तो उसमें ये स्पॉन्टेनियसली ये कन्वर्जन जो है वो होता रहा। तो एक चीज और फिर क्या समझनी है कि अगर मिथाइलेटेड साइटोसिन है, मिथाइलेटेड साइटोसिन, तो इससे होगा क्या कि इट इंक्रीजेस द कन्वर्जन ऑफ C to T, क्योंकि थाइमीन के पास तो मिथाइल ग्रुप होता ही है, और अगर साइटोसिन मेथाइलेटेड है तो ये थाइमीन बनने में ज़्यादा देर नहीं लगाएगा, बहुत जल्दी बन जाएगा। तो ये जो कन्वर्जन हो रहा है C to T, ये क्या है? ये है आपका ट्रांजिशन म्यूटेशन। ठीक है। और ये कन्वर्जन क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है? अभी आपको ऊपर हमने बताया, इसका कारण है डीएमिनेशन। तो डीएमिनेशन की वजह से ये ट्रांजिशन म्यूटेशन जो है वो हो जाता है। ये तो हमने बताया आपको डिस्ट्रीब्यूशन जो CpG डाइन्यूक्लियोटाइड्स का है। एक तो अनइवन है, दूसरा वर्टिब्रेट जीनोम में जितनी फ्रीक्वेंसी इनकी होनी चाहिए वो नहीं है बिकॉज ऑफ देयर कन्वर्जन इनटू थाइमीन। इन सब चीज़ों के बावजूद क्या होता है कि
एट सम, यानी कि डिस्पाइट ऑल दिस, एट सम पॉइंट्स या सम साइट्स, जो सीपीजी डाई न्यूक्लियोटाइड है उसकी फ्रीक्वेंसी कुछ इलाकों में बहुत ज़्यादा होती है। अकर एट हायर फ्रीक्वेंसी, और इन्हीं इलाकों को हम क्या कहते हैं, या इन्हीं साइट्स को हम क्या कहते हैं, दे आर नोन एज सीपीजी आइलैंड्स। तो ये जो साइट्स हैं, ऐसे इंडिकेट कर दें, ये साइट्स दे आर नोन एज सीपीजी आइलैंड्स। अब ये जो सीपीजी आइलैंड्स होते हैं इनका साइज कितना होता है? तो सीपीजी आइलैंड्स ये लगभग आप मान के चलिए 1000 बेस पेयर लॉन्ग होते हैं, और जाहिर सी बात है कि इनमें जो जीसी बेस कंपोजिशन होता है वो ज़्यादा होता है, यानी कि जीसी रिच होते हैं। जब यही है तो जीसी रिच तो होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये जो सीपीजी आइलैंड्स होते हैं इनकी एक और ख़ास बात होती है कि दे आर एसोसिएटेड विथ ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट ऑफ जीन्स। जीन्स में जिस इलाके से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है वहां पे सीपीजी आइलैंड्स की बहुतायत पाई जाती है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम यहाँ पे कहें तो ह्यूमन जीन्स की, इन ह्यूमन जीन्स लगभग, या इसको ऐसे नहीं, इसको स्टेटमेंट ऐसे लिखना है, 60% ऑफ ह्यूमन जीन्स जो होती हैं इनमें क्या होता है, दे हैव सीपीजी आइलैंड्स एट देयर प्रमोटर। तो बात समझ में आ रही है? 60%, आधे से ज्यादा जो जीन्स हैं हम लोगों में उनमें प्रोमोटर साइट पे सीपीजी आइलैंड्स जो है वो मौजूद होते हैं। तो ये तो एक लोकेशन हो गई सीपीजी आइलैंड्स की। इसके अलावा और भी कहां पाए जाते हैं ये सीपीजी आइलैंड्स? दे आर ऑल्सो लोकेटेड विद इन जीन्स, जीन्स के अंदर भी पाए जाते हैं। यहाँ तो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट यानी जीन की शुरुआत में पाए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जीन के बीच में भी। तो इस कंडीशन में इसको हम क्या कहेंगे, इंट्राजेनिकली या इंटरजीनिकली भी ये पाए जा सकते हैं, यानी कि दो जीन्स के बीच का जो इलाका होता है वहां पे भी ये सीपीजी आइलैंड्स मौजूद हो सकते हैं। अब ये स्टेटमेंट आपको ध्यान से, अभी सीपीजी आइलैंड ही सब चल रहा है, इसमें क्या है कि ऐसे सीपी सच, या इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करें, मान लीजिए कि सीपीजी डाइन्यूक्लियोटाइड्स ये हैं, कहां पे? कुछ ऐसे होंगे जो सीपीजी आइलैंड्स के अंदर पाए जाएंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो सीपीजी आइलैंड्स के बाहर जीनोम में डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? सीपीजी डाइन्यूक्लियोटाइड्स आउटसाइड सीपीजी आइलैंड्स। ऐसे सीपीजी डाइन्यूक्लियोटाइड्स जो कि सीपीजी आइलैंड का हिस्सा नहीं है, उनमें 80% से ज्यादा जो डाइन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, मिथाइलेटेड स्टेट में रहते हैं। बात समझ में आ रही है? वो चाहे कहां हो ये डाइन्यूक्लियोटाइड्स,
ओवर 80% ऑफ देम आर मेथाइलेटेड। इनकी लोकेशन, अगर ये आउटसाइड सीपीजी आइलैंड हम लोकेशन स्पेसिफाई थोड़ा सा करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि इंट्राजेनिकली जो हैं वो वाले भी, रेपिटेटिव सीक्वेंस में जो पाए जा रहे हैं वो भी, और मोबाइल एलिमेंट्स या ट्रांसपोजॉन्स वाले इलाके में जो पाए जा रहे हैं सीपीजी डाइन्यूक्लियोटाइड्स वो भी, उनमें 80% से ज़्यादा जो होते हैं वो मिथाइलेटेड स्टेट में पाए जाते हैं। तो ये तो बात हो गई जो बाहर पाए जा रहे हैं, लेकिन जो सीपीजी आइलैंड के अंदर पाए जा रहे हैं उनकी क्या कहानी है? तो सीपीजी डाई न्यूक्लियोटाइड्स विदिन सीपीजी आइलैंड्स, इनमें कहानी क्या है कि जनरली ये मिथाइलेटेड नहीं होते हैं। तो जनरली नॉट मिथाइलेटेड, या हम ये कह सकते हैं बहुत कम मिथाइलेटेड होते हैं, लो लेवल्स ऑफ मिथाइलेशन। तो कहने का मतलब ये है कि इस चीज से क्या, अगर मिथाइलेटेड नहीं होगा तो वो जीन को एक्सप्रेस कराने में हेल्प करेगा, और मिथाइलेटेड हो जाएगा अगर तो जीन को सप्रेस करेगा, ट्रांसक्रिप्शन को। तो ये जो इस सीपीजी आइलैंड्स जो कुछ मिथाइलेटेड हैं या लो लेवल्स ऑफ मिथाइलेशन शो कर रहे हैं, अगर वो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट पे मौजूद हैं तो उस केस में क्या होगा कि जीन की साइलेंसिंग तो होगी ही होगी। ये कॉन्सेप्ट तो हम पहले से देखते चले आ रहे हैं। तो ऐसे स्टेटमेंट को हम लिख सकते हैं कि एट ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट if CPG islands are methylated, तो उससे क्या होता है? It leads to long term silencing। किसकी? जीन की, जाहिर सी बात, लॉन्ग टर्म साइलेंसिंग। और इन लॉन्ग टर्म साइलेंसिंग के कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन, तो परमानेंट ही इनएक्टिव रहेगा, तो लॉन्ग टर्म। इसके अलावा इम्प्रिंटिंग, जीनोमिक इम्प्रिंटिंग भी जिसको हम कहते हैं। इसके अलावा जीन्स एक्सप्रेस्ड इन जर्म सेल्स, और कुछ टिश्यू स्पेसिफिक जीन्स, क्योंकि जर्म सेल्स की जीन्स जो है वो तो बहुत दिन तक, जब तक उनका रोल नहीं आता है तब तक वो साइलेंट कंडीशन में ही रहती हैं। इसके अलावा सम टिश्यू स्पेसिफिक जीन्स। तो ये डीएनए मेथाइलेशन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है ये आप यहां से समझ सकते हैं। ये बातें हो गई सीपीजी आइलैंड की। इसके बाद हम लोग बात करेंगे रेगुलेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन बाय मिथाइलेशन। मिथाइलेशन से ट्रांसक्रिप्शन को कैसे रेगुलेट किया जाता है इस बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, डीएनए मिथाइलेशन जो है वो आप मान के चलें कि पूरे जीनोम में ही होता है, कुछ कुछ इलाकों में नहीं होता है, जैसे कि सीपीजी आइलैंड है, या प्रोमोटर्स के कुछ इलाके हैं, या इनहांसर्स में। तो ये तो चीज़ क्लियर हो गई। अगर सम अप करने के लिए इसको हम लिख दें तो पॉइंट एक बन सकता है कि जो डीएनए मिथाइलेशन है
वो परसिस्टेंट है, परसिस्टेंट थ्रू आउट जीनोम। एक्सेप्ट, कुछ इलाके छोड़ दिए जाएं, एक्सेप्ट जो सीपीजी आइलैंड्स अभी हमने बात की कि मोस्टली नहीं होता है यहाँ पे मिथाइलेटेड, या जो प्रोमोटर रीजन्स हैं स्पेसिफिक जीन्स के, या फिर जो इन्हांसर रीजन्स होते हैं जीन्स के, वहाँ पे भी डीएनए मिथाइलेशन नहीं पाया जाता है इन जनरल। डीएनए मिथाइलेशन का काम क्या, पहले ही हम आपको बता चुके हैं कि इसकी वजह से स्विच ऑफ हो जाता है जीन का एक्सप्रेशन। एक सेकेंड होल्ड करो। तो जनरल स्टेटमेंट ये तो हम जान ही रहे हैं कि डीएनए मिथाइलेशन की वजह से क्या होता है, इट स्विचेस ऑफ यूकैरियोटिक जीन एक्सप्रेशन। वहां तो हमने देख लिया रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम में रोल प्ले कर रहा था प्रोकैरियोट्स के केस में। और ये काम जो जीन एक्सप्रेशन को स्विच ऑफ करने वाला, ये पर्टिकुलरली कहाँ पे होता है, ये पर्टिकुलरली होता है जब ये मिथाइलेशन अगर प्रोमोटर रीजन में हो जाए तो ये तो अंडरस्टूड है, इतना ये बेसिक बात है। अगर जैसे हमने अभी बात की थी, एक फैमिली ऑफ प्रोटीन है जिसको हम कहते हैं मिथाइल बाइंडिंग डोमेन जिनके पास होता है, तो इस डीएनए मिथाइलेशन को पहचानने का काम बेसिकली ये प्रोटीन्स करती हैं। तो इस पॉइंट को अगर हम यहाँ पे इंक्लूड कर दें कि डीएनए मिथाइलेशन it is recognized by a family of proteins having a conserved methyl CpG बाइंडिंग डोमेन, जिसको हमने क्या कहा था शॉर्ट में, MBD। तो होता क्या है, जब मिथाइलेशन होता है तो 5 मिथाइल साइटोसिन तैयार होता है और वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए के मेजर ग्रुप से उसका जो मिथाइल ग्रुप है वो प्रोजेक्ट होता है बाहर की तरफ। तो उस कंडीशन में ये जो मिथाइल बाइंडिंग डोमेन है इन प्रोटीन्स का, वो मिथाइल ग्रुप से बाइंड कर जाता है, और चूंकि ऑलरेडी वो मिथाइल ग्रुप जो है वो बाहर की तरफ प्रोजेक्ट कर रहा है मेजर ग्रुप में, तो इससे डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इसकी बाइंडिंग की वजह से होता क्या है कि ये उस इलाके में अगर प्रोमोटर मौजूद है तो उस प्रोमोटर से ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स वगैरह को बाइंड नहीं करने देता है, और जिसकी वजह से जो जीन का एक्सप्रेशन जो है या ट्रांसक्रिप्शन है वो नहीं हो पाता है। तो ये पॉइंट भी हम लोग पहले डिस्कस कर ही चुके हैं। तो अगर शॉर्ट में इसको लिख दें तो बाइंडिंग डोमेन दिस इट बाइंड्स टू मिथाइल ग्रुप and does not allow transcription factor to bind to promoter in that region। promoter कहें या ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर और भी जगह पे बाइंड कर सकते हैं, प्रोमोटर से तो आरएनए पॉलीमरेज, तो प्रोमोटर इन दैट रीजन। ठीक, अब इसके बाद हमको जो अगला फिनोमेना डिटेल में देखना है वो है जीनोमिक इम्प्रिंटिंग, और इसको हम लोग कल देखेंगे क्योंकि इसको समझने की ज़रूरत है।